7 दिसंबर 1941। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह वह सुबह थी जिसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। और इस दिन के बाद से दुनिया ने कभी सपने में भी सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवाई का एक नेवल बेस जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर था और लोग इसे इतिहास में पर्ल हार्बर के नाम से जानते थे। इससे अमेरिका जब चाहता तब इससे अपने दोस्त देशों को सिक्योरिटी देता और अपने दुश्मन देश जैसे जापान को विस्तार करने से बहुत चुनौतियां पैदा कर रहा था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 के दिन सब कुछ बदल गया, वह भी सिर्फ एक झटके में। उस दिन समुद्र शांत था, हवा हल्की थी और अमेरिकन नेवी के लिए यह एक बिल्कुल सामान्य संडे मॉर्निंग थी। सैनिक अपने रूटीन में थे, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वह मौत के मुंह में धकेल दिए जाएंगे। सुबह लगभग 7:30 बजे एक जवान डॉरिस मिलर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वह एक अफ्रीकन अमेरिकन सेलर था जिसका काम लड़ना नहीं बल्कि मेस अटेंडेंट के रूप में खाना बनाना और सर्व करना था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। वह ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, फिर अपने रोज के काम में लग जाता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 7:55 पर एक सायरन बजता है। यह कोई प्रैक्टिस ड्रिल का सायरन नहीं था, यह असली हमला था। डॉरिस बाहर भागता है और जैसे ही वह आसमान की ओर देखता है उसका खून जम जाता है। पूरा आसमान जापानीज फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर से भरा हुआ था। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज, बमों के धमाके और जहाजों में आग और सब कुछ एक साथ होने लगता है। इस हमले में यूएसएस एरिजोना अमेरिकन नेवी का एक विशाल बैटलशिप सीधा निशाना बनता है। एक बॉम्ब उसके एम्युनिशन स्टोरेज पर गिरता है। अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। जहाज कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल जाता है और देखते देखते एक ही पल में 1100 से ज्यादा सैनिक इस भीषण हमले में मारे जाते हैं। जो समुद्र कुछ मिनट पहले शांति का प्रतीक था, अब सूरज की तरह जल रहा था। हर तरफ धुआं, आग और चीखें थी। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह पूरी तरह से प्लान्ड डिस्ट्रक्शन था, जो कि जापान की सरकार के द्वारा इजाजत भरा फैसला था और जिसको जापान की सेना चुपके से एग्जीक्यूट कर रही थी, वो भी महीनों से। लेकिन गौर करने की बात है कि जापान ने इतना बड़ा कदम वह भी सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ क्यों उठाया। इसका जवाब वर्ल्ड वॉर 2 की जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, इटली, जापान और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत यूनियन और अमेरिका भी इस हमले के बाद इस वैश्विक जंग में शामिल हो गए। लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि अमेरिका उस समय तक ऑफिशियली युद्ध में शामिल नहीं था, वह न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जापान चुपचाप एशिया में अपना विस्तार एग्रेसिवली कर रहा था। उसने चाइना, कोरिया और ताइवान पर कब्जा कर लिया था क्योंकि उसके नेचुरल रिसोर्सेज खासकर ऑयल बड़ी तेजी से खत्म हो रहे थे और जापान के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जो किसी भी तरह से अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता था। और तो और जापान के पास खुद का ऑयल रिजर्व नहीं था। उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों लार्जली डिपेंडेंट थे इंपोर्टेड ऑयल पर और इस ऑयल का लगभग 80% अमेरिका से आता था। फिर जुलाई 1941 में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया, ऑयल एम्बार्गो। मतलब जापान अपना विस्तार नहीं कर सकता। इसी शर्त पर अमेरिका उसे इंपोर्टेड ऑयल दे, वरना नहीं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने यह बड़ा कदम सिर्फ चीन की सरहदों को जापान से बचाने के लिए उठाया था। बिकॉज अमेरिका को डर था कि अगर जापान नहीं रुका तो एशिया कॉन्टिनेंट से अमेरिका की पकड़ ढीली होती चली जाएगी, खासकर चीन से। और इस ऑयल एम्बार्गो सैंक्शन से जापान बहुत मुश्किलों में पड़ गया। अब जापान के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह चाइना से पीछे हट जाए और अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी छोड़ दे, या फिर डायरेक्टली वॉर में उतर जाए, वह भी सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ। और जापानीज गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं समझा। लेकिन सीधे अमेरिका से टकराना आसान नहीं था, इसलिए जापान ने एक रणनीति बनाई। पहले अमेरिका को इतना बड़ा झटका दिया जाए कि वह संभल ही न पाए। और इसी सोच के तहत जापान ने एक सीक्रेट प्लान ऑपरेशन जेड के नाम से शुरू किया। इस प्लान का टारगेट था पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का सबसे बड़े ठिकानों में से एक था, जहां से अमेरिका एशिया की अति आवश्यक गतिविधियों को काबू करता था। जापान ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स,
400 प्लस एयरक्राफ्ट और कई सबमरीन्स के साथ एक मैसिव नेवल स्ट्राइक फोर्स तैयार की और यह पूरी फ्लीट करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय करती बिना किसी रेडियो कम्युनिकेशन के, ताकि कोई सिग्नल डिटेक्ट ना कर सके। और फिर 7 दिसंबर 1941 की सुबह बिना किसी वार्निंग के जापानी फोर्सेस एक बहुत घातक हमला पर्ल हार्बर पर शुरू कर देती है बिना किसी रहम के। 7:55 पर पहला वेव आता है। टॉर्पिडोज अंडर वाटर मिसाइल्स पानी के अंदर से शिप्स को हिट करते हैं। एयरफील्ड्स पर खड़े एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सोल्जर्स को समझने तक का मौका भी नहीं मिलता कि हो क्या रहा। लगभग 45 मिनट तक यह पहला हमला चलता है। हर तरफ क्योस और मौत की चीज समुद्र में मंडरा रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए अचानक से शांति कायम हो जाती है पहले की तरह, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। और फिर दूसरा घातक वेव आता है और भी डिस्ट्रक्शन के साथ। पूरे 1 घंटे 15 मिनट के अंदर जापान 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स तबाह कर देता है और इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकन नेवल मेंबर्स की बेरहमी से मौत हो जाती है। और यही कारण होता है कि अमेरिका, जो अभी तक युद्ध से दूर था, अचानक खुद को उसके बीच में खड़ा पाता है। पूरे केओस के बीच एक आदमी ऐसा था जिसने भागने के बजाय लड़ना चुना, और वो था डोरिस मिलर। वो घायल सोल्जर्स को उठाकर सेफ जगह पहुंचाता है बिना किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग के। वह एक मशीन गन उठाता है और जापानीज प्लेन्स पर फायर शुरू कर देता है। यह काम उसका नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो सड़कर मर जाए या फिर बहादुरी से लड़कर मरे। और मिलर ने बहादुरी से लड़कर मरना सही समझा। उसकी बहादुरी के लिए उसे नेवी क्रॉस दिया गया, जिससे वह अमेरिकन हिस्ट्री के पहले अफ्रीकन अमेरिकन वॉर हीरोज में से एक बन गया। अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कांग्रेस में स्पीच देते हैं और कहते हैं, ए डेट विच विल लीव इन इन्फेमी। उस दिन अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। इसके बाद अगले 4 साल तक पैसिफिक ओशन एक बैटलफील्ड बन जाता है। नेवल बैटल्स, एयर स्ट्राइक्स, आइसलैंड इन्वेजन्स, हर तरफ युद्ध ही युद्ध, जिसमें लाखों सैनिक मारे जा रहे थे, जिससे जापान धीरे धीरे कमजोर होता गया। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। आखिरकार 1945 में अमेरिका एक ऐसा फैसला लेता है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। 6 अगस्त 1945 एक B-29 बॉम्बर, जिसका नाम एनोला गे था, जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर पहुंचता है और वहीं पर गिराया जाता है दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब, लिटिल बॉय। 43 सेकंड्स के बाद एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। पूरा शहर कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाता है। करीब 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मर जाते हैं। उनके बॉडी सेल्स का नामो निशान तक नहीं रहता। लेकिन अमेरिका यहीं पर नहीं रुकता, एक और घातक हमला करता है जापान के ऊपर। 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन नागासाकी पर गिराया जाता है। यह दूसरा झटका जापान के लिए आखिरी साबित होता है, जो जापान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। जापान के मिलिट्री फोर्सेस के पास खड़े होने तक की ताकत भी नहीं बचती और जापान की गवर्नमेंट को पता होता है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो लाखों से करोड़ तक की मौत का मामला पहुंच सकता है। और इसीलिए 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है और यहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है। गाइस, इन सब चीजों से एक बात साफ पता चलती है कि पर्ल हार्बर सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, यह वह ट्रिगर था जिसने अमेरिका को युद्ध में धकेला और पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एज में पहुंचा दिया। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस समय को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत को तय करते हैं। पर्ल हार्बर ऐसा ही एक पल था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अलविदा, जय हिंद।